नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर गोरखनाथ की पावन धरती गोरखपुर से। ये वही धरती है जहां की सनातन परंपरा ने इस देश को हर दौर में सामाजिक और राजनीतिक रूप से जगाने का काम किया। ये वही धरती है जहां से निकले नाथ संप्रदाय ने ऊंच नीच और छुआछूत के भेदभाव को मिटाकर सनातन को एक नया विस्तार दिया, एक नया आयाम दिया है। उसी इस नाथ परंपरा से निकले संत योगी आदित्यनाथ आज यूपी के सीएम हैं और जिनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी के 400 पार के सपने को साकार करने की। योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में एक ऐसे राजनेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं जिन्हें उनके विरोधी हिंदुत्व के सबसे उग्र चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं और उनके चाहने वाले उन्हें सनातन का पोस्टर बॉय मानते हैं। सच क्या है ये जनता को पता है, लेकिन एक बड़ी हकीकत है वो ये कि पूर्वांचल की इस धरती पर जहां से कि उन्हें हमेशा से ताकत मिलती रही है, पिछले चुनाव में 7 सीटों पे हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को। इस बार के चुनाव में किस तरह के समीकरण हैं और किस तरीके से पूर्वांचल बीजेपी के 400 पार के सपने को पूरा करने की कोशिश में है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी देखेंगे कि जातीय समीकरण, राम मंदिर, डबल इंजन और ऐसे तमाम समीकरणों में फंसा पूर्वांचल का जो चुनावी गणित है, जो चुनावी समीकरण है, वो किस तरफ जा रहा है और कैसे इस बार जो चुनाव है उसमें किस तरह के नतीजे हमें देखने को मिल सकते हैं, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे दर्शक दीर्घा में हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, इनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कुछ सवाल आपके सामने पेश करेंगे जिनका आपको जवाब देना है और इन्हीं जवाबों के जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। तो सवाल क्या है जिसका कि आपको जवाब देना है। जवाब कैसे देना है आपको पता है कि टीवी पर तो आज QR कोड आएगा ही, लेकिन जो यहाँ मौजूद हमारे दर्शक हैं वो यहाँ जो स्टैंडी लगाई गई है वहां भी QR कोड छपा हुआ है, उसे स्कैन करके भी अपना जवाब दे सकते हैं। उसे स्कैन करते ही आपके मोबाइल पे एक सवालों की लिस्ट खुल जाएगी, उसे सबमिट करिए और आपका जवाब समझिए आपका वोट दर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से शुरुआत करते हैं आज सवालों की। सवाल नंबर 1, हमने पहला सवाल ये पूछा है कि पूर्वांचल में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है, और ऑप्शन है आपके सामने सनातन का अपमान, ऑप्शन बी है पूर्वांचल का विकास और ऑप्शन सी है महंगाई और बेरोजगारी। तो क्या सोचते हैं? हाँ, ऐसे हाथ उठाकर मत बोलिए, बेहतर होगा। QR कोड स्कैन करिए और जवाब देना शुरू करिए। बिल्कुल। सवाल नंबर 2, और भी सुनिए। सवाल नंबर 2, इस चुनाव में राम मंदिर निर्माण का कितना असर पड़ने वाला है? तो इसके ऑप्शन है, इस बार माहौल पूरा राममय है, ऑप्शन बी है राम के साथ विकास पर भी फोकस है, और ऑप्शन सी है राम मंदिर मुद्दा ही नहीं है। क्या सोचते हैं आप? जवाब देना शुरू करिए। जवाब देने के तमाम मौके हैं आपके पास। थोड़ा धैर्य रखिए। और सवाल नंबर 3, डबल इंजन की सरकार ने पूर्वांचल की उम्मीदों पे 1 मिनट, आपके पास बहुत मौके हैं जवाब देने के। मैं कह रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वांचल की उम्मीदों को कितना पूरा किया है, ये हमने सवाल पूछा है। और इसके तीन ऑप्शन है। ऑप्शन ए, जबरदस्त विकास हुआ है, ऑप्शन बी, उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, और ऑप्शन सी, डबल इंजन फेल साबित हुआ है। तो क्या ये ठीक है? आएंगे आपके पास। तो आप QR कोड अपने टीवी पे भी और यहाँ जो QR कोड लगाया गया है उसको स्कैन करना शुरू करिए और वोटिंग करना शुरू करिए, और हम यहाँ बहस का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ आज 3 खास मेहमान हैं पोडियम पे। डॉक्टर समीर सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर सुचिता करीम हैं जो कि कांग्रेस की हैं, और कीर्ति निधि पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारे ऑडियंस में जो लोग बैठे हुए हैं इतनी गर्मी में, इतने टेम्परेचर में, आप सब लोगों का खास तौर पे स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं समीर सिंह से। समीर सिंह, पिछली बार का जो नतीजा था वो बीजेपी के उम्मीदों के अनुरूप नहीं था। पूर्वांचल जहां से कि जो कि
पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों की कर्मभूमि है, वहां से 7 सीटों पे शिकस्त कोई अच्छी बात तो नहीं कही जाएगी। तो ऐसे में इस बार क्या उम्मीद है? नहीं, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, 7 सीटों की शिकस्त नहीं थी। एक बार अपनी काउंट को आप व्यवस्थित करिएगा। मैं सीटें बताता हूं कौन सा हारे थे। आजमगढ़, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और लालगंज, ये 5 सीटें थी जो हम लोकसभा के 19 के चुनाव में हारे थे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार पूर्वांचल के अंदर हम ये हारी 5 की 5 सीटें ही जीतने में कामयाब होंगे और पूर्वांचल की सभी सीटें हम जीतने में कामयाब होंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। अभी जब सवाल आप जनता के बीच में डाल रहे थे तो मैक्सिमम लोगों का यह कहना था कि सनातन और विकास 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके एक रोड मॉडल के रूप में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। सनातन इस नाते कि अयोध्या हमसे दूर नहीं है, अयोध्या हमसे 100 किलोमीटर दूर है और 500 साल की गुलामी के बाद अयोध्या में जो भव्य राम का मंदिर बना है वो ये दर्शाता है कि सनातन का विकास योगी और मोदी के राज में निरंतर आगे बढ़ रहा है। और माननीय मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करके ये दर्शा दिया है कि जो हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही थी, मैं किसी के अपमान की बात हमने नहीं कही थी। और मैं दावा कर सकता हूं, यहाँ सभी धर्म संप्रदाय के लोग हैं। 10 साल की सरकार में देश के अंदर और उत्तर प्रदेश की सरकार में 7 साल के अंदर एक भी दंगे नहीं हुए और कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार की कोई भी योजना धर्म, जाति, मजहब के आधार पर सरकार ने बनाई हो। हमने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस नारे को हमने चरितार्थ किया है और विकास सबका किया है। ठीक है। कीर्तिनिधि पांडे, अखिलेश यादव आज इसी गोरखपुर में थे और यहां कह रहे थे कि इस बार 80 में 80 हार, 400 पार नहीं 400 हार और क्योटो भी हार जाएंगे। तो ये दिन में सपने देख रहे हैं अखिलेश यादव या इसके पीछे वाकई कोई लॉजिक है? देखिए, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। और हकीकत होगा कैसे? ये चुनाव कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है कि संविधान इस समय देश का खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। और जिस तरीके से खतरे में, मैं बता रहा हूं कैसे संविधान कैसे खतरा है। संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण का अधिकार दिया था। 69,000 शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया था। 6800 चयनित विद्यार्थी शिक्षक में जो चयनित थे दलित और पिछड़े समाज के, वो आज भी 650 दिनों से ज्यादा हो गया लखनऊ की सड़कों पे खाक छान रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों या दिल्ली की सरकारों सुनने को तैयार नहीं। इसलिए संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर वोटों की लूट हुई, जिस तरीके से ईवीएम की लूट हो रही है, जिस तरीके से बूथों पे फर्जी वोटिंग कराई जा रही है, एक एक कार्यकर्ता 10-10 वोट डाल रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन तब भी संज्ञान नहीं ले रहा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा कि अगर इलेक्शन कमीशन को दिख रहा हो तो इसको देख लीजिए, और तब इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेता है। अच्छा, तब इलेक्शन कमीशन उसको कैंसिल करता है, पुनर्निर्वाचन का आदेश देता है और सारे के सारे कर्मचारी सस्पेंड हुए उसमें। आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल से लेकर और उत्तर प्रदेश तक में जिस तरीके से धर्म के आधार पे बहुत सारी मुस्लिम जातियों को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया, जिस तरीके से गलत तरीके से मैं कहता हूं कि सेंधमारी की गई ओबीसी के आरक्षण में, क्या उससे संविधान खतरे में नहीं आता? वो उसमें पिछड़ों और दलितों का हक नहीं मारा जा रहा। रंजीत जी, आपको याद होगा कि सबसे पहले मुस्लिम आरक्षण लागू कहां हुआ? कहां, आप बताएं कहां हुआ? गुजरात में। नहीं, मैं कह रहा हूं मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम सबसे पहले गुजरात में मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने क्यों कहा, मैंने पश्चिम बंगाल का जिक्र क्यों किया, अब आपको मैं बताता हूं संवैधानिक तरीके से। मैं कह रहा हूं कि क्या दिक्कत, गुजरात और दूसरे राज्यों में जहां भी, एक मिनट रुकिए मैं बताता हूं, गुजरात और जहां भी जिस भी स्टेट में मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है
वो संवैधानिक तरीके से मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में मिला, वो मैं उसको सेंधमारी इसलिए कहता हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो अवैध तरीके से मिला। उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आपने पिछड़ा वर्ग आयोग से सिफारिश के बगैर, उनसे पूछे बगैर आपने 108 जातियों को मुसलमानों की डाल दिया, आपने ओबीसी में क्यों डाल दिया? क्या ये सेंधमारी नहीं है तो क्या है? जी, आप हाई कोर्ट और पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के। हाँ, मैं पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता हूं, जिस भारत की सरकार में जो बनाया, जिसका संवैधानिक दर्जा दिया मोदी जी ने। उस पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा था कि जो शिक्षक भर्ती में चयनित पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको नियुक्ति दे दिया जाए, लेकिन उसकी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं सुना। संविधान की बात नहीं सुना, आयोग की बात नहीं सुना, फिर संवैधानिक दर्जा देने का क्या मतलब? समीर सिंह, ये आरोप लग रहे हैं कि भाई यहां की सरकार जानबूझ के पिछड़ों की हकमारी कर रही है। हमें तो हंसी आती है इनकी बातों पर। अखिलेश यादव जिनकी सरकार में और मुलायम सिंह की ये सरकार में, जिनकी सरकार में नियुक्तियां होती ही नहीं थी और होती थी 10 पर्चे भाई, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। अगर ऐसे करोगे तो डिबेट नहीं होगी, ऐसे करोगे तो बोलने नहीं देंगे, ऐसे करोगे तो बोलने नहीं देंगे, ऐसे करोगे तो बोलने नहीं देंगे। टोटी चोर पार्टी के प्रवक्ता, टोटी चोर पार्टी के प्रवक्ता, टोटी चोर पार्टी के मैं कहता हूं नहीं, मुद्दे से हटकर बात करने की जरूरत नहीं है। मर्यादा में रहें, मर्यादा में रह के बात करें, एक एक करके बात करेंगे, बीच में एक एक करके बात करें। सवाल का जवाब सुन लो, तुम्हारे माता नहीं है सुनने का, चिल्लाओ नहीं, चिल्ला लो फिर व्यक्तिगत बहुत पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। कीर्तिनिधि पांडे, पर्सनल होकर बात नहीं करेंगे। हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, मुद्दों पे रहना चाहिए, मुद्दों पे बात कर रहे हैं, मुद्दों पे रहना चाहिए। हाँ, ठीक है। कीर्तिनिधि पांडे, हाँ, समीर सिंह अपनी बात पूरी करिए आप। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख सरकारी नौकरी दी है। मैं एक एक विभाग बता सकता हूं। 1,40,000 पुलिस की भर्ती, 40,000 महिला आरक्षियों की भर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई। इनकी सरकार में चच्चा जान और अब्बा जान की पर्ची पर भर्ती होती थी और इनकी सरकार में चच्चा जान और अब्बा जान की पर्ची पर भर्ती होती थी। भर्ती में उनकी भर्ती हो गई जो फेल थे। ये जवाब नहीं दे सकते नौजवानों को। ठीक है, आपस में तू मैं नहीं करेंगे। मैं सुचिता करीम के पास जाऊंगा। आपने सवाल किया, समीर सिंह ने जवाब दिया। जनता जज है, सुन रही है। आपने सवाल किया, जवाब आ गया आपका। मैं डॉक्टर करीम के पास जाऊंगा। डॉक्टर करीम, क्या योगी मोदी और राम मंदिर, क्या एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी कोई काट इंडी गठबंधन के पास नहीं है? देखिए, आपने जो ये आज सभा रखी है, इसका मुद्दा है चुनाव के बारे में बात करना, और चुनाव में हर पार्टी को एक अपने रणनीति के तहत उतरने की जरूरत है। बहुत अफसोस की बात है कि ये जो गोरखपुर की जनता है, हर बार भाजपा का सांसद, भाजपा का विधायक, भाजपा का मेयर और भाजपा के नाम पे इस समय मोदी, देखिए हमारे जो मित्र हैं जो लेके आए हैं अपना पट्टा, उसमें मोदी जी की फोटो लगी है। मतलब पार्टी को मिटा के अब ये व्यक्ति विशेष की पार्टी है, व्यक्ति विशेष का ही नाम सब जगह है, चाहे राशन के थैली में हो, चाहे अपने पट्टी में हो। और मुद्दा आज ये है कि बेरोजगारी और महंगाई, ये जन जन में महिलाओं को राशन मिल तो रहा है, लेकिन राशन से वो क्या करें जब वो गैस 1250 रुपए में खरीदने को मजबूर हैं। और महंगाई और बेरोजगारी का आलम ये है कि लड़के जो यहाँ खड़े हैं, कितनों की शादी हुई है बताओ? कितनों की शादी नहीं हुई है? जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी अब होगी नहीं। काहे कि जब देखने आते हैं लोग को, आदमी को उसके लिए तो पूछते हैं कितना कमाई है, कहाँ नौकरी करता है, तो नौकरी तो है ही नहीं, तो कहाँ से लोग नौकरी देंगे? तो ये बताइए। नहीं तो शादी के सवाल पर लोग राहुल गांधी से पूछते हैं कि आप शादी कब करेंगे, वो कभी जवाब ही नहीं देते इसका। योगी जी और मोदी जी को इस सब से मतलब नहीं है, वो लोग परिवारवादी लोग नहीं, मोस्ट एलिजिबल बैचलर, तो
उनको तो राहुल गांधी रोजगार बन के से घूम भर्ती रहे से हैं। मतलब है शादी नहीं। करा दीजिए। चलिए मैं कह रहा योगी जी और हूँ मोदी जी को शादी ब्याह से मतलब है कांग्रेस नहीं। पार्टी सवाल रोजगार उठा का रही मुद्दा है उनके महंगाई लिए और है नहीं। भ्रष्टाचार पर। सनातन और खाली सनातन के मुद्दे पे अगर आप रोजगार देंगे, अगर आप चुनाव लड़ेंगे, हाँ। तो ये बताइए, जब लड़का को देखने आएंगे तो पूछेंगे कि लड़का कै बार घंटी बजाया, कै बार कांवर उठाया, कि ये पूछेंगे कि कौन सी नौकरी करता है वो, कौन सा रोजगार है उसके पास। तो आपने पूरे उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को गर्त में घुसा दिया। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस समय देश का है। ठीक है, आप भी जान रहे हैं, ठीक है। मैं लोगों की राय भी लेता हूँ, मैं लोगों की राय लेता हूँ, फिर लोगों के वोट भी दिखाऊंगा, वोट भी दिखाऊंगा और लोगों की राय भी लेता हूँ पहले। लेकिन संविधान को खत्म करने की राजनीति कर तो रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट की राय तो आ गई, आपने सुन लिया। अब जरा एक एक करके, लेकिन भीड़ नहीं करेंगे। बताइए। मेरा प्रश्न कांग्रेस की प्रवक्ता से है कि पर्सनल लॉ का इनके मैनिफेस्टो में जिक्र है। धर्म के आधार पर मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर वह चोटिल हो जाता है, अस्पताल में जाता है, तो वो अगर ब्लड चाहिए तो कभी नहीं कहता है कि हिंदू का चाहिए, मुसलमान का चाहिए। विज्ञान जोड़ता है। इनके मैनिफेस्टो में विज्ञान और विकास की बात नहीं है, और यही कह रही हैं कि धर्म के नाम पर आप बांटते हैं। संक्षेप में जवाब दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण को मुद्दा बनाया उसने? ये बहुत पुराना, क्या मुसलमानों को ये झूठा अपीजमेंट कर रही है उसका? ये झूठा वो आरोप लगाने की आदत भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, रहेगी और हमेशा से रही है। तो लेकिन मैनिफेस्टो आप कृपया इसी बहाने पढ़ लीजिए। मैनिफेस्टो में अगर ये लाइन कहीं लिखी है तो आप बताइए। मैं सभी से आग्रह करूंगी कि आप लोग इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का मैनिफेस्टो कृपया जाके वेबसाइट पे पढ़ लीजिए, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। कहीं कोई ऐसी ठीक बात है। नहीं लिखी तो है। मैं एक बार ये देखिए, आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा। मैं उससे पहले जो लोग वोट कर रहे हैं, बड़ी संख्या में वोट कर रहे हैं, आपके पास भी आऊंगा, अभी समय है। बड़ी संख्या में जो वोट कर रहे हैं, हमने सवाल पूछा था और सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा एक बार देखिए। हम अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, लोगों की राय किस रूप में सामने आ रही है, कैसे वोट कर रहे हैं। हमने पूछा था कि पूर्वांचल में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है, और लोगों ने कहा है, 40% लोगों ने कहा है कि सनातन का अपमान बड़ा मुद्दा होगा, और 50% लोग, करीब 50% लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचल का विकास मुद्दा बनेगा इस बार, और महंगाई और बेरोजगारी, जैसा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, सिर्फ 10% लोग कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी इस बार मुद्दा होने वाली है। तो ये ठीक है। तो ये है पहले सवाल का रुझान। लो, अब अभी हम दूसरे तीसरे सवाल पे भी आएंगे। एक एक करके आइए। ये बताइए, सबसे 1 मिनट हमें टाइम दीजिएगा। पहली बात ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, मैं विक्रांत उपाध्याय, जो चुनाव इस समय लड़ रहे हैं, वास्तव में बता दीजिए, अगर राम मंदिर को हटा दिया जाए तो क्या मुद्दा इनके पास है? गोरखपुर के यहाँ पूछ लीजिए, कितने लोगों को रोजगार मिला, किसी को रोजगार नहीं मिला। एक चीज और भैया, माननीय स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विकास का काम किया। उस जमाने में इतना दूरगामी सोच उनकी थी कि OIT कॉलेज बना रहे थे। ठीक है। क्या काम किया है जवाब ले लेंगे, अभी जवाब ले लेंगे, लेकिन आंकड़े 1 मिनट। सन 1998 कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ फर्टिलाइजर मिलें बंद हो गई थी, जो कि सारी मशीनें सड़ गई थी। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ अंदर मोदी में फर्टिलाइजर मिलें चालू हुई, यहाँ पे एम्स का विकास हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास कर रहे हैं, और ये जुल्म देते हैं, जुल्म ये कांग्रेस वाले जुल्म देते विकास नहीं करते हैं। विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने की है। ठीक है। मैं बताता हूँ। आंकड़े पे मैं बता रहा हूँ। आपके सामने एक QR कोड है, मैं बता रहा हूँ। ये सामने QR कोड है, उसको स्कैन करिए, आप वोट करिए। सर, जो आप पास अभी आया है रिजल्ट, कह रहे इतने % लोग ने इनको दिया, इतने %। आपको मालूम है गरीब आदमी कैसे उस वोट को दे पाएगा? आप कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ाने वाली कंपनी, आप मोबाइल लेके बैठे हैं, ट्विटर ठीक है, बोलने दीजिए।
ट्विटर पे ट्वीट करने तो मिलता है, आपकी टीम बैठी है कर रही, गरीब नहीं कर पा रहा, किसान मजदूर नहीं कर पा रहा, पीडीएफ परिवर्तन ला देगा, हवा लगेगी। घर में शौचालय का पैसा जा रहा है, उसको हटा करके मोबाइल खरीदा जा रहा है। शौचालय विकास के मुद्दे पर मोदी जैसे लोगों का शौचालय का पैसा खा करके मोबाइल खरीदा जा रहा है, मोबाइल खरीदा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। सो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि ये जो हम वोट मीटर दिखा रहे हैं, ये जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, ये हमारे दर्शकों की राय है। मैंने कहा कि मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया था, आप भी चाहें तो वोट कर सकते हैं, हर आदमी वोट कर सकता है, वोटिंग के लिए आप स्वतंत्र हैं बिल्कुल, और ये हमारे दर्शकों की राय है। चलिए, हाँ, अब दूसरे सवाल का भी एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार जल्दी से रुझान दिखा दिया जाए, इसके पहले कि हाँ, दूसरे सवाल का जरा रुझान दिखाइए, उसके बाद हम फिर से लौटेंगे अपने मुद्दे पे। सवाल नंबर 2, हमने क्या पूछा था? हमने पूछा था कि इस चुनाव में राम मंदिर निर्माण का कितना असर होगा, हमने ये सवाल किया था, और उस सवाल के जवाब में 31% लोगों ने कहा है कि इस बार माहौल राममय है। 31% लोग, 63% लोग कह रहे हैं कि राम के साथ साथ विकास पर भी फोकस है, 63% लोग, और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि राम मुद्दा नहीं है। राम मुद्दा नहीं है मानने वाले लोग सिर्फ 5% है, कीर्तिनिधि पांडे और डॉक्टर करीम, सिर्फ 5% लोग, और आप हैं कि सनातन से कभी, सनातन को कोसने से पीछे ही नहीं हटती कभी। ऐसा फर्जी जो है वो हम लोग भी हम देखेंगे जिस दिन वोटिंग के बाद अगले 2 दिन जब एग्जिट पोल चलेगा तो ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, और जब रिजल्ट आएगा वो इसके विपरीत आएगा। चलाओगी बहन जी, कब तक जुमला चलाओगी, कब तक जुमला चलाओगी? राहुल गांधी भी जुमला, आप भी जुमला चला रही हो। अरे कुछ तो बोलो, बिजली मिलती है ना आपको? इतना गिरा की सरकार में कितनी बिजली मिलती थी बताओ ना? आपको बिजली मिलती है ना? आपके घर में बिजली मिल रही है ना? आपको कोई गुंडा धमकी नहीं दे रहा है ना? आप नहीं जा रहा है ना? भारतीय जनता आपके सड़कों का जाल बिछ रहा है ना? आपको हवाई जहाज की यात्रा मिल रही है ना? गोरखपुर से दिल्ली हवाई जहाज से आप जाती हो ना? आप तो स्वीकार करो, आप तो स्वीकार करो, कांग्रेस के लोग तो स्वीकार करो, नहीं स्वीकार करेंगे। पेंट हटा के टाइल्स लगाने को विकास नहीं कहते हैं। डॉक्टर करीम, आप उसी वोटर पे सवाल उठा रही हैं जिससे आप वोट मांगने जा रही हैं। ये दर्शक भी वोटर है जो हमें वोट कर रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में किसने क्या स्कैन किया और क्या आप दिखा रहे हैं, इससे सहमत नहीं है। यही अविश्वास, सहमत नहीं है। ये कीर्तिनिधि पांडे, यही अविश्वास जो है वो ईवीएम पे सवाल खड़ा करवाता है। यही अविश्वास यहाँ भी है लोगों पे। आपको लोगों पे भरोसा नहीं है, आप चाहें तो अभी वोट कर सकते हैं इसको QR कोड स्कैन करके, लेकिन आप भरोसा नहीं है आपको कि वोटों की चोरी कैसे हो रही है। ठीक है, ठीक है, कमीशन एक सवाल लूंगा, उसके बाद फिर जनता के बीच में आऊंगा। एक सवाल लूंगा, ठीक है, जवाब। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि समीर सिंह इस बात का जवाब देंगे। समीर सिंह इस सवाल का जवाब, आयोग इतना देर क्यों लगा रहा है वोटिंग का डेटा देने में? डॉक्टर करीम, अभी दर्शक दीर्घा से एक सवाल आया था कि योगी मोदी ने राम मंदिर के अलावा ऐसा और क्या किया है जिसके आधार पर वो कहे कि विकास हुआ है? समीर सिंह, वही मैं जवाब देना चाहता। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, इस जगह पर शाम का क्या दिन में कोई नहीं आ सकता था, आज इतनी अच्छी जगह दिख रही। दूसरा, राजघाट पर दूसरा पुल ये दिख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज गोरखपुर में बाईपास बन रहा है, रिंग रोड बन रहा है, ये सड़क 6 लेन हो रही है। हम यहाँ 50,000 करोड़ रुपए का विकास कर रहे हैं। और रही बात किसानों की, मैं कहना चाहता हूँ, किसानों के सवाल पे पिपराइच का चीनी मिल, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, आपका नंबर आएगा। पिपराइच का चीनी मिल बंद हो चुका था, योगी आदित्यनाथ जी ने चलाने का काम किया। अभी एक नौजवान जब बोल रहा था, लोग उसको रोक रहे थे। गोरखपुर का खाद कारखाना बंद था, मोदी जी और योगी जी के प्रयास से गोरखपुर का खाद कारखाना शुरू हुआ। गोरखपुर में सैनिक स्कूल, गोरखपुर में एम्स, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर से सोनौली 6 लेन, और आज गोरखपुर से लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, और आज
आजमगढ़ से लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया, और यही नहीं और पूरे उसका उत्तर खर्चा भी प्रदेश बता में दीजिए, 6,000 समाजवादी करोड़ में पार्टी की 90 सरकार किलोमीटर बना है, 6,000 करोड़ में बिजली मिलती थी, 90 मैनपुरी को किलोमीटर, मिलती 6,000 थी, करोड़ में। इटावा को मिलती थी, और अब्बा जान के नाते रामपुर को मिलती थी। आज 75 जिलों को बिजली मिल रही है, आज 75 जिलों को बिजली मिल रही है। ये हुआ विकास का मामला, ये हुआ विकास का मामला। जरा लोगों के पास चलते हैं, लोगों के पास चलते हैं। हाँ, और एक सवाल कि हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ। क्या कारण है चुनाव के समय देश खतरे में होता है, चुनाव के समय संविधान खतरे में होता है, 5 साल तक आप लोग बिल में घुस जाते हैं, कहाँ संविधान जाता है आपका, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? केवल वोट लेने के लिए संविधान खतरे में है, संविधान कभी खतरे में नहीं है। आप गफलत में मत रहिए, जवाब दीजिए। भाई आपको सर्वे में जो भी दिखाया जा रहा है वो करेक्ट है, क्योंकि जो मूड जो यूपी का बना है, चाहे पूरे भारत का बना है, वो 100% राममय है, और इस बार 400 पार आना तय है। इस बार ऐसी ये इन लोग खाने वाले हैं कि मतलब ये कहते हैं टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं है। आज हम मोबाइल के हब में दुनिया में दूसरे नंबर पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देश है। ये कहते इनको टेक्नोलॉजी पे भरोसा इसलिए नहीं है कि 4 तारीख के बाद ये ईवीएम का रोना करने वाले हैं, यही कारण है। और उसके बाद कहेंगे ईवीएम है कि ईवीएम है क्या, और जहाँ से जीतते तो कहते ईवीएम सही है। पहले ये तो डिसाइड कर ईवीएम है कि ये सही है। सुनिए, अपना प्रधानमंत्री तो बतलावे कौन होंगे, अपना डिक्लेयर नहीं किए तो, और नहीं अपना ये ईडी गठबंधन वाले प्रधानमंत्री नहीं किए तो देश क्या चलाएंगे? ये इस सवाल का जवाब देना चाहिए कीर्ति पांडे और आपको कि पीएम के नाम का तो पता नहीं है, कौन कैंडिडेट है ये भी नहीं तय है, आप कह रहे हैं कि आप देश चलाएंगे। रंजीत, एक मिनट मैडम, रंजीत जी आपको बताता हूँ, ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है इस देश के अंदर की प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इंडिया साइनिंग का बड़ा नारा था, तब भी विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं था, और 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को बेहतर तरीके से चलाने का काम असर क्या हुआ और इस पूरी दुनिया में चेहरा नहीं था तो असर क्या हुआ देश का? देश को लूट लिया आप लोगों ने, 4 से 14 देश को रोटा, टोटी चोरी करके भागे थे अखिलेश यादव। अरे भाई टोटी चोर अखिलेश यादव, टोटी चोर अखिलेश यादव, टोटी चोर अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, इनके माननीय नेता शिवपाल जी ने राजभर और निषाद को नीच जाति कहा था, तुच्छ जाति कहा था, किस आधार पे निषाद को ये टिकट दिए हैं, ये बताएं। लीजिए, ये सवाल भी है भाई, उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति का सवाल नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। ये कह रहे हैं कि भाई आपके नेता जो है वो निषाद और उनको जो है वो नीच जाति कहते थे, आज वोट मांग रहे हैं। देखिए, हमारे नेता ने कभी इस तरीके का वक्तव्य नहीं दिया। हाँ, और मैं बता रहा हूँ, सुनिए, किया ही नहीं होगा, बता रहा हूँ, राजभर का जितना अपमान और निषाद पार्टी का जितना अपमान अखिलेश यादव ने किया, फूलन देवी कोई नेता नहीं किया होगा, कोई नेता नहीं किया होगा, कोई नेता नहीं किया होगा। जितना अपमान आपने किया, जितना अपमान आपने किया निषादों का, राजभरों का किया, कोई नहीं किया होगा, कोई नहीं किया होगा। जितना अपमान किसी ने नहीं किया होगा पिछले। ठीक है, आपका जवाब आ गया। लेकिन लोग जो हैं, देखिए आज की तारीख में आप अगर जनता को समझते हैं कि उसकी यादाश्त पहले जैसी बात है, आज सबके पास इलेक्ट्रॉनिक, देखिए जिन्होंने सवाल किया उनके पास वो वीडियो है, वो वीडियो आपको दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, एडिट वीडियो फर्जी लोग, हाँ, लोगों के पास आज आपने इस तरीके से दरकिनार नहीं, खारिज नहीं कर सकते उनके सवालों को, आप उनके सवाल खारिज नहीं कर सकते आज। हाँ ठीक है, एक बार इसीलिए तीसरे सवाल का रुझान ले लेते हैं, जल्दी से तीसरे सवाल का रुझान ले लेते हैं। हमने सवाल पूछा था, तीसरा सवाल हमने पूछा था कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वांचल की उम्मीदों को कितना पूरा किया, हमने पूछा, और उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। 87% लोग कह रहे हैं जबरदस्त विकास हुआ है, 87% लोग कह रहे हैं जबरदस्त विकास हुआ है, करीब 8% लोग कह रहे हैं कि उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। सिर्फ 8% लोग कह रहे हैं कि उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, और करीब 5% लोग कह रहे हैं डबल इंजन फेल साबित हुआ है। मेजॉरिटी किसके साथ है? कीर्तिनिधि पांडे।
जिस पूर्वांचल के विकास की बात आप कर रहे हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले और 2012 से भी पहले की बात करें तो केवल क्रिकेट के स्टेडियम के नाम पे केवल कानपुर के ग्रीन पार्क में, अरे भाई आप अपने केवल ग्रीन पार्क में बता दो ना, और वो भी जब फेल हो गया कितना तो एक स्टेडियम हमने लखनऊ के अंदर बनाया, इकाना स्टेडियम, जिसका नाम इन्होंने बदल के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया। गोरखपुर नगर पूर्वांचल में दूसरा कोई स्टेडियम आज तक नहीं बन पाया, कोई क्रिकेट का स्टेडियम, अन्य खेल का स्टेडियम नहीं बना। और समीर सिंह जी कह रहे थे कि दूसरा पुल इनकी सरकार में बना है। मैं चुनौती देता हूं, साबित कर देंगे तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये सरकार मुलायम सिंह यादव की सरकार में बना था, ये दूसरा पुल मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में बना था। और आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। वो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार, खंडूरी जी भारत सरकार में मंत्री थे, भारत सरकार के मंत्री थे, उन्होंने बनाया था। आपको मैं भेज दूंगा, आपको मैं भेज दूंगा। भारत सरकार के पैसे से बना है, योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से बना है। केंद्र में भारत सरकार नहीं थी, केंद्र में सरकार सरकार पत्थर देख लेना, झूठ बोल रहे हो। सिंह यादव जी 2006-07 में बना, आपको नहीं पता भैया, कुछ नहीं पता तुमको। ठीक है, एक बात, ठीक है, अब तू मैं से निकलते हैं, तू मैं से आगे निकलते हैं। एक और सवाल संभवतः आखिरी सवाल होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी मॉडल की सबसे बड़ी कामयाबी है तो लोग कहते हैं कि वो है लॉ एंड ऑर्डर, वो कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा। आज मैं जानना चाहता हूं कि कीर्तिनिधि पांडे की समाजवादी पार्टी की सरकार ये क्यों सुनिश्चित नहीं कर पाई? क्यों समाजवादी पार्टी की सरकार, हाँ एक मिनट है ना, गुंडा क्यों ऐसा है कि गुंडा माफिया के साथ समाजवादी पार्टी की सरकारें हमेशा खड़ी दिखी? ऐसा क्यों है? लोगों का भरोसा जीतने में क्यों नाकाम रही? देखिए रंजीत जी, आपको बताता हूं, अखिलेश यादव जी की सरकार में 10-90 योजना हमने चालू किया। हाँ। और एक ऐसी व्यवस्था जो गांव लोगों की जरूरत पड़ने पे उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंच जाए, जवान पहुंच जाए, उनकी मदद हो जाए, डायल 100 की व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। और एक ऐसा कार्यालय हमने उत्तर प्रदेश के अंदर सिग्नेचर बिल्डिंग दिया, जिसको उस वक्त के रक्षा मंत्री रहे इनके पार्टी के नेता राजनाथ सिंह जी ने कहा, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के सभी डीजीपी को बुला करके बिल्डिंग दिखाओ जो अखिलेश यादव जी ने बनाया। यह कामयाबी थी समाजवादी पार्टी की सरकार। और आप कहते हैं बेटियों बहन की सुरक्षा, आपने पेटी क्राइम रोकने पर काम किया, लेकिन संगठित अपराध को बढ़ावा दिया। आपने माफिया और सिंडिकेट को बढ़ावा दिया। सुरक्षा सब बताऊंगा। हाँ। मैं बिटिया की सुरक्षा से लगाए संगठित अपराध सब पर जवाब दूंगा। हाँ। इनके पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, उन पर आरोप लगा दिल्ली में वो पहलवान बेटियां जो पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया था, उन लोगों ने आरोप लगाया था और प्रधानमंत्री उनको अपने साथ लेकर के घूमते नजर आए। और 400 से अधिक महिलाओं के साथ रेप करने वाला प्रज्वल रमन्ना तो इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश का भविष्य बताते हैं और शर्म नहीं आती इस देश के प्रधानमंत्री को? शर्म आनी चाहिए। और ये बेटी बहन की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मणिपुर के अंदर जो कारगिल की सीमा की रक्षा कर लिया, वो कारगिल का जवान क्या कहा, मैंने देश की सीमा की रक्षा किया लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। मुझे शर्म आ रही इस देश पे। सालों से दंगा चल रहा है मणिपुर के अंदर और कहते हैं पूरे देश में कहीं दंगा नहीं हुआ। सालों से दंगा चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। ठीक है, इसका जवाब समीर सिंह जल्दी से, क्योंकि उसके बाद विनर का नाम अनाउंस करने का समय। मैंने बोला नहीं था, उसके पहले जनता के बीच से सवाल आ गया कि मायावती की हत्या करने का प्रयास समाजवादी पार्टी के गुंडों ने लखनऊ में किया, जब इतना बड़ा नेता सुरक्षित। दूसरा, बीच में नहीं बोलो भाई, बीच में मैंने नहीं बोला, सवाल का जवाब सुन लो, सुनने का मादा रखो, सुनने का मादा रखो। गायत्री प्रजापति इनके सरकार के मंत्री थे, इनके सरकार के मंत्री थे गायत्री प्रजापति। बलात्कार के केस में आज भी जेल में है, आज भी जेल में। जेल कब गए? जब 17 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तब गायत्री प्रजापति जेल गए। एक दर्जन आप में
से ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे, समीर सिंह, हमने कहा कि यहाँ जो हमने QR कोड लगाया है, आप यहाँ से भी स्कैन करके वोट कर सकते हैं। वो जो विनर्स हैं, आज के 4 लकी विनर्स हैं, उनके नाम आ चुके हैं। गोरखपुर से जिन 2 लोगों को आज का इनाम मिलता है मूड मीटर का, उसमें है मनोज कुमार चौधरी, गोरखपुर के हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है 3684। अगर यहां पर मौजूद हैं तो अभी हाथ उठाएं। नहीं है, गोरखपुर से वोट आया है आज। और अतुल यादव भी गोरखपुर के हैं, ये 4410 इनके मोबाइल का आखिरी 4 नंबर है। अगर वो भी यहां मौजूद हैं तो हाथ उठाएं। हाँ, तो ये 2 लोग जो 2 लोग हैं जो गोरखपुर के हैं, उनको आज मूड मीटर का इनाम मिलता है। इसके अलावा जो 2 लोग और हैं जिन्होंने टीवी पर QR कोड स्कैन करके जिन्होंने जवाब दिया है, उसमें अभिषेक कुमार हैं बिहार के और सुधा सेठी दिल्ली की हैं। इनको भी मूड मीटर की तरफ से आज का इनाम मिलता है। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही। ये 4 लकी वोटर्स थे आज के, जिनको की इनाम मिलता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छी डिबेट थी, एक स्वस्थ डिबेट थी। लोकतंत्र में इस तरह की बहस की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए। कल मिलेंगे बनारस में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।